भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो भारतीय राष्ट्रीय संगठन का शुरुआत का जो शेष अंश रह गया था, यह पेज नंबर 38 है, 38। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन 1880 से 84 यानी 4 साल का उनका कार्यकाल रहा। सर रमेश चंद्र मित्र नामक एक न्यायाधीश को कोलकाता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। यूरोप वासियों ने एक भारतीय को इस पद पर बहाल करने का कड़ा विरोध किया था। ठीक इसी समय ब्रिटिश सरकार के कानूनी सदस्य सीपी इल्बर्ट्स ने एक कानून बनाकर जिला न्यायालय सत्र तक के भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय युवकों के मुकदमों में भी न्याय करने का अधिकार दे दिया। यूरोपीय लोगों ने इस बात पर भी तीव्र प्रतिक्रिया की तथा आपत्ति भी दर्ज की। उन्होंने प्रतिरक्षा संगठन नामक एक संगठन बनाकर इस बिल का विरोध किया था। दूसरी तरफ सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में आंदोलन चलाकर भारतीय इस बिल को लागू करवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश विरोधी मोर्चा का गठन कर इसके पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया। इल्बर्ट्स बिल को केंद्र में रखकर भारतीयों में एकता का भाव जगाने के लिए इंडियन एसोसिएशन ने कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन नामक एक जनसभा का आयोजन किया। भारत के विभिन्न स्थानों के प्रतिनिधियों ने इस सभा में भाग लिया। यह सभा भारत का प्रथम प्रतिनिधिमूलक सम्मेलन था। इसी सभा के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का मार्ग प्रस्तुत हुआ। अर्थात जो पढ़े लिखे संभ्रांत लोग थे, इंडियन एसोसिएशन के इस आयोजन में भाग लिए, जिसको हम जनसभा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इल्बर्ट्स बिल था, इस बिल के खिलाफ सभी ने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया सामूहिक रूप से, और यहीं पर राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का बीज रोपण भी हो गया, या यूँ ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का रास्ता भी खुल गया। और इसका शेष अंश है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 से 88 यानी 4 साल का रहा, के मध्य के कार्यकाल में एलेन ऑक्टेवियन ह्यूमन, जिनका कार्यकाल 1829 से 1912, एक लंबी काल जो 40-50 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा, एक सेनावृत्त असामरिक अधिकारी ने भारतीयों के हित के लिए एक राष्ट्रीय संस्था के गठन की कोशिश की थी। ह्यूम ने कोलकाता विश्वविद्यालय में शिक्षारत स्नातकों को संबोधित करके 1 मार्च, ध्यान दो बच्चों, 1 मार्च 1883 ईस्वी को एक खुला पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने युवकों को, नौजवानों से अपनी मातृभूमि की सेवा में लग जाने का संदेश दिया। इसके लिए लगभग 50 विद्यार्थियों को लेकर कोलकाता में एक बैठक की गई थी। मातृभूमि की उन्नति के लिए इस बैठक में इंडियन नेशनल यूनियन नामक अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संस्था का गठन करने का प्रयास किया गया। इसी बैठक में मुंबई में एक महासभा का आयोजन कर एक राष्ट्रीय संस्था के गठन का
प्रस्ताव भी इसी में पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित भी किया था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक सभा आयोजित की गई। भारत के अलग अलग भागों से आए हुए 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। कोलकाता के बैरिस्टर उमेश चंद्र बनर्जी को इस अधिवेशन का सभापति बनाया गया। अधिवेशन में प्रस्तावित नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही इस राष्ट्रीय संस्था का नाम रखा गया। भारत की सभी जाति एवं संप्रदायों से आगे बढ़कर लोगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए इस संगठन के अपना कर्म पथ स्थिर किया था। एक नरमपंथी दल के तौर पर कांग्रेस ने पहले तो निवेदन के जरिए सरकार को भारत की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान देने का आह्वान किया था। अंग्रेज शासक और ब्रिटेन की सरकार के साथ मधुर संपर्क बनाते हुए शासन तंत्र में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग करना ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1890 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी लोगों के एक दल को लंदन भेजा, लेकिन 1892 ईस्वी के भारत परिषद कानून के द्वारा भारतीयों को कुछ हासिल न होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी मायूस हो गई। बहुत आशा करके भी शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों के द्वारा जब भारतीयों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तब कांग्रेस के कुछ नेताओं के मन में कांग्रेस का सिद्धांत त्यागने की बात उठने लगी। कांग्रेस के अंदर एक नई शक्ति का जन्म लेने लगी। निवेदन का पथ त्याग कर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े होने का भाव उन लोगों ने जनता में जगा दिया। अर्थात इसमें जो दी गई है कि एक नरमपंथी और एक नरमपंथी दल, देखो जब नरमपंथी की जब चर्चा आएगी तो गरमपंथ का आएगा ही, क्योंकि किसी भी संगठन में का एक उद्देश्य होता है, उसका एक संविधान होता है, और उसमें उस संगठन में जुड़ने वाले व्यक्तियों को उस संविधान का के प्रति अपना आदर समर्पित करना होता है। उसके नियम को पालन करने को सदस्यता के रूप में उस नियम को फॉलो करने के लिए, पालन करने के लिए कुछ विधि के द्वारा जो उस संगठन का जो संविधान है उसके द्वारा उनको बात को मानना पड़ता है। तो इस नरमपंथी दल के लोगों का काम था कि किसी भी प्रकार किसी प्रकार भारतीय लोगों को भारत में ही जो अंग्रेज सरकार सत्ता के महत्वपूर्ण तथा गंभीर पदों पर आसीन थे, उन्हें उनके द्वारा कदम से कदम मिलाकर हम भी अगर योग हो जाएं तो हम भी उस महत्वपूर्ण पद पर बैठे, उनके साथ हम भी बराबर का कुर्सी मिले और वो जो शासन कर रहे हैं उसमें हमें भी भागीदारी मिले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रेम से अगर किसी से समझौता करना चाहता है, प्रेरित करना चाहता है, यह संभव नहीं है।
क्योंकि जो शक्तिहीन व्यक्ति और एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने सम्मुख समझौता करने जाएगा तो वह समझौता बराबर का होगा ही नहीं। और यही हुआ। नरम दल के लोग 1892 में अंग्रेज सरकार के यहाँ गए। उन्होंने सारी बातों को कहा, लेकिन अंग्रेज सरकार कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए तत्पर नहीं दिखाई दी। अर्थात जो उस समूह के लोग थे उन्होंने कहा कि देखो, अब भजन करने से, अनशन करने से, अहिंसा का रास्ता अपनाने से हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा। और तत्पश्चात उन्होंने एक प्रचंड आंदोलन की रूप को तैयार किया, जो हम आपको अगले एपिसोड में बच्चों के सामने प्रस्तुत होगा। तो मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ और अगले एपिसोड में हम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1885 में गठन हुआ उसकी विस्तृत चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।